गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जितने भी प्रॉब्लम्स हम दे रहे हैं आप लोगों को अभी, एक्सपेक्टेड ये है कि फिजिक्स का आप एक रजिस्टर बना लेंगे 200 पेजेस का, और उस 200 पेजेस के रजिस्टर में जितना भी होम असाइनमेंट है उसको आप नोट डाउन करेंगे। इसको चेक करने की टेक्निक मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन व्हेन यू एक्चुअली कम हियर, जो रजिस्टर रहेगा दैट शुड बी रेडी with you so that we can check it. There's the other way also of checking it up. So make it a point कि हर सब्जेक्ट में आप 200 या 300 पेजेस का रजिस्टर बनाएंगे, और इस रजिस्टर में जितने भी प्रॉब्लम्स आपको दिए जाते हैं उसको आप सॉल्व करेंगे, सो दैट एक रिकॉर्ड बने रहे कि हमने कैसे सॉल्व किया था। कल शायद हमने प्रॉब्लम नंबर 15 का सिर्फ हिंट दिया था। द आंसर इज 51.4 किलोमीटर पर आवर, और 16 प्रॉब्लम में डील करता हूं। इसको डील करने का रीजन ये है कि यहां पर यूनिट्स अलग अलग तरीके से यूज किए गए हैं। अ बॉय रन्स फॉर 10 मिनट्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। ही रन्स एट अ स्पीड ऑफ 9 kilometers per hour. How much distance does he run? He runs for 10 minutes. उसके बाद ये दिया गया है, at what speed should he run for the next 20 minutes? At what speed he should run, मैं क्वेश्चन मार्क करता हूं, for the next 20 minutes. So that the average speed comes out to be equal to 12 kilometers per hour. मेरे ख्याल से पूरी इंफॉर्मेशन यहां पर आ चुकी है। 10 मिनट के लिए इज रनिंग एट द स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर। आगे की स्पीड निकालना है, इसी तरीके से मार्क कीजिए आप। फॉर 10 मिनट्स एंड 20 मिनट्स के लिए लेट अस से इफ ही रन्स विद द स्पीड इक्वल टू यू, एवरेज वेलोसिटी उसकी आनी चाहिए, स्पीड आनी चाहिए इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर। अब एवरेज स्पीड के बारे में बात करते हैं तो मेरे ख्याल से सबसे पहले हमने इक्वेशन लिख लेनी चाहिए। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन द टाइम। इससे आपको मिल जानी चाहिए। एक और बात समझ लीजिए, ये किलोमीटर पर आवर है, दिस इज इन मिनट्स। 10 मिनट का मतलब क्या होता है? इट इज वेरी क्लियर दैट 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर, सो 10 मिनट्स विल बी इक्वल टू 10 अपॉन 60 विच इज इक्वल टू 1/6 ऑफ एन आवर। तो यहां पर स्पेशल ध्यान देंगे आप, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं आज में। 1/6 आवर और 20 का मतलब होता है 1/3 ऑफ एन आवर। कन्वर्शन बहुत जरूरी है, बिकॉज एक यूनिट आवर्स में, दूसरा मिनट्स में दिस इज नॉट पॉसिबल, इसलिए पहले मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया। यहां पर अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस S1 विल बी इक्वल टू वेलोसिटी V1 इंटू टाइम T1। तो मैं लिखूंगा S1 is V1. V1 is what? It is equal to 9 kilometers per hour, and the time is equal to 1/6. So that is equal to 3/2 kilometers, which is equal to 1.5. Second, S2 will be equal to velocity multiplied by time T2. तो यहां पर आपको मिलेगा S2 is equal to, this is unknown, into T2 which is equal to 1/3 kilometers। यह आ गया S2। यहां पर S1 मिल चुका है, S2 भी मिल चुका है। वेल, लेट अस सी हाउ इट इज टू बी सॉल्व्ड हियर। मेरे ख्याल से सॉल्व करते रहने चाहिए, तो अल्टीमेटली यू विल गेट एन आइडिया। S1 इसी फॉर्मूला में यूज कर रहा हूं मैं। S1 इज इक्वल टू, हमने कैलकुलेट किया है 3/2 किलोमीटर्स। दिस इज इक्वल टू U upon 3
टाइम का यहां तक सवाल है। पहले इट इज 1/6 ऑफ एन आवर, नेक्स्ट इट इज 1/3, और एक बात है दिस इज वी एवरेज 1/6, तो इसका आंसर कितना आएगा? 6 आएगा। तो 6 इज इक्वल टू 1 और यहां पर आएगा 2, सो दैट इज इक्वल टू 3/6 एंड इट इज इक्वल टू हाफ। और एवरेज वेलोसिटी आपको चाहिए टू बी इक्वल टू 12। यहां पर मैं 12 सब्स्टिट्यूट करता हूं, 1.5 u अपॉन 3 और यह आ गया आपका इक्वल टू हाफ। हाफ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इज इक्वल टू 1.5 प्लस u अपॉन 3, सो दिस विल बी इक्वल टू 4.5 is equal to u upon 3, so u is equal to 4.5 into 3. This will be equal to this is 12 and 1.5, so that should be equal to 13.5 kilometers per hour. Let us see if the answer matches the answer आगे यहां पर। किसी भी प्रॉब्लम को जब आपको सॉल्व करना है तो ध्यान में रखेंगे आप इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2। S1 आपका निकल गया, वेलोसिटी इनटू टाइम, सिर्फ एक ही प्रिकॉशन हमने लिया यहां पर, ये टाइम को कन्वर्ट कर दिया आवर्स में। दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम अगेन, S1 मिल गया, S2 मिल गया, T1 T2 मालूम था, एंड यू गॉट द रिजल्ट। आई थिंक दैट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे में और एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 17 में शायद मुझे सॉल्व करने की यहां पे जरूरत नहीं है, जो मैंने दिया था प्रॉब्लम 17। इसमें द एवरेज वेलोसिटी इन द फर्स्ट पार्ट जो पूछा गया है, सी इफ योर आंसर मैचेस 5 किलोमीटर्स पर आवर। सेकेंड पार्ट में दिस इज द ए पार्ट ऑफ इट, बी पार्ट में the average velocity is equal to 6.67 kilometers per hour. Well, number 19 में क्या दिया देख लीजिए आप। It is estimated that the radio signal takes 1.27 seconds to reach the earth from the surface of the moon. Calculate the distance of the moon from the earth, the speed of the radio signal. It is given to you. I'll just write the data here. What's given there? Number 19. I think the hint will be sufficient for you people. Time कितना लग गया वहां से आने के लिए? 1.27 seconds from the moon to the earth. इतना टाइम उसको लग गया है। The velocity of the radio signal is 3 into 10 to the power 8 meter per second. This is in fact velocity of light. रेडियो सिग्नल्स ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। और आपको कुछ नहीं यहां पे डिस्टेंस निकालना है, तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस इक्वल टू? डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी 3.3 into 10 to the power 8 into 1.27। इसका आंसर आता है इक्वल टू 3.81 into 10 to the power 8 meters. This is the answer which you get for problem number 19. I think it's very clear to all of you. So well. Problem number 20 में सेम टाइप का प्रॉब्लम है। The signal is sent to the earth from the spacecraft. उसको 300 सेकंड लगते हैं आने के लिए। डिस्टेंस आपको निकालना है, वेलोसिटी इनटू टाइम, अल्टीमेटली यू गेट द रिजल्ट। Distance is 9 into 10 to the power 7 kilometers. Number 21 में a sound is heard 5 seconds past the lightning. Lightning होने के 5 सेकंड के बाद हमको नजर आता है, यानी उसके lightning की आवाज सुनाई देती है। Find the distance of the location of the lightning. The speed of the sound is given to you. And assume that the light of lightning reaches the observer instantaneously. मेरे ख्याल से इस प्रकार के प्रॉब्लम्स आपने डेफिनेटली किए होंगे। So this is the surface of the earth. Lightning is taking place here.
लेट अस से स्टैंडिंग हियर, लाइटनिंग की आवाज आप तक पहुंचने के लिए, साउंड यहां तक पहुंचने के लिए वक्त लगा है इक्वल टू 5 सेकेंड्स। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड? 5 सेकेंड्स। एंड लाइटनिंग आपको नजर आती है, यू कैन सी द लाइटनिंग इंस्टेंटेनियसली। जैसा लाइटनिंग हुआ वैसा ही यहां पर आपने देख लिया, ऐसा मान लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड। मैंने वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर आप बोलेंगे इट इज 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको दिया गया है, इट इज इक्वल टू 346 मीटर्स पर सेकेंड। दोनों को कंपेयर करेंगे तो दिस जस्ट नो कंपेरिजन। सिर्फ अगर मैंने इसको अगर डील किया तो यहां पर फैक्टर आने चाहिए इक्वल टू 10⁵, और 10⁵ का मतलब होता है 1 लाख। सो वेल एनीवे दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन अपन मान लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट बहुत ज्यादा रहने के कारण जिस वक्त लाइटिंग होगा उस वक्त आपने देख लिया, और यहां तक पहुंचने के लिए उसको वक्त कितना लग गया है? 5 सेकेंड्स। आपको डिस्टेंस निकालना जहां पर लाइटनिंग हुआ था, तो कैलकुलेट द डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। वेलोसिटी ऑफ साउंड आप सब्स्टिट्यूट करेंगे 346, और टाइम उसको लग चल रहा है इक्वल टू 5 सेकेंड्स। तो वॉट एवर द डिस्टेंस कम्स आउट टू बी, निकाल लीजिए उसको। आंसर मैंने डायरेक्टली यहां पे दे दिया है, इट इज 1.73 किलोमीटर। ये मीटर्स में आंसर निकलेगा। मीटर्स को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? यू डिवाइड दैट बाय 1000। सो वेल एनीवे आई थिंक जितने भी असाइनमेंट मैंने दिया था अभी तक का दैट इज कंप्लीट। मेरे तरफ से मैंने हिंट्स दे दिया है, लेकिन उसको आप अपनी किताब में डेफिनेटली लिख लेंगे वेरी सिस्टमैटिकली। अभी मैं डील करता हूं द नेक्स्ट टॉपिक। कल शायद डिस्कशन अपना सब हो चुका है अबाउट द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मैंने जैसे आपको कल ही बताया था कि वेलोसिटी हैज डायरेक्शन एंड इट हैज मैग्नीट्यूड बोथ। डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड दोनों है उसके पास में। सो अगर डायरेक्शन बदलती तो हम बोलेंगे वेलोसिटी चेंजिंग, मैग्नीट्यूड बदलती तो हम क्या बोलेंगे? फिर द वेलोसिटी चेंजिंग। दोनों बदलते हैं, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, देन वी शैल से दैट द वेलोसिटी चेंजिंग। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होगा? मैग्नीट्यूड सेम रहनी चाहिए और डायरेक्शन भी सेम रहनी चाहिए वेलोसिटी की, तब हम बोलेंगे दैट द मोशन इज यूनिफॉर्म, द पार्टिकल इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? देख लीजिए आप, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, अब जैसे मैंने आपको बताया, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब यह होगा, एक तो उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो सकती है। मैग्नीट्यूड चेंज होने का मतलब है द स्पीड इज चेंजिंग। चेंजिंग का मतलब इट कैन बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और डायरेक्शन भी बार बार बदलती है। तो अगेन वी शैल से दैट द वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म। तो मैग्नीट्यूड कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज, हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी इज चेंजिंग। डायरेक्शन बदलती है तो हम फिर से बोलेंगे वेलोसिटी इज चेंजिंग। तो इस प्रकार का मोशन को हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। द पार्टिकल इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेल नाउ द चेंज इन वेलोसिटी के दो पार्ट हो सकते हैं। द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसके दो कैटेगरीज रह सकती है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। वन इज एक्सीलरेटेड मोशन एंड द अदर इज रिटार्डेशन। द पार्टिकल की वेलोसिटी अगर बढ़ती है तो हम क्या बोलेंगे? इट इज एक्सीलरेटेड। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, हम क्या बोलेंगे? इट इज द मोशन इज रिटार्डेड मोशन। वेल, अब सवाल यह आता है हाउ टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी।
ये सब टर्म्स आपने पहले डील कर लिया होंगे। हाउ टू फाइंड दिस एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का एक आसान तरीका ऐसा है, लेट अस से इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन द इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू u, फाइनल वेलोसिटी इज v, तो हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, यू आर जस्ट फाइंडिंग द मीन, इट इज u प्लस v अपॉन 2, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। बट मेनी अ टाइम्स इट सो हैपेंस, इतनी सिंपल सिचुएशन बहुत बार रहती नहीं है, तो से द वेलोसिटी इज वेरिएबल। वेरिएबल वेलोसिटी में बार बार वेलोसिटी आपकी बदलते जाती है, तो ऐसे कंडीशन में हाउ टू फाइंड दिस एवरेज वेलोसिटी। अब बार बार बदलती है तो हम क्या करेंगे, वी टेक अ वेरी स्मॉल इंटरवल, से पार्टिकल पहले x1 पे था, फिर बाद में x2 पे पहुंच चुका है, यहां पे टाइम t1 है, यहां पे टाइम t2 है। These are two positions of the particle. तो हम क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं टोटल डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन द टाइम इन विच दिस डिस्प्लेसमेंट इज टेकिंग प्लेस। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू फाइनल minus initial upon the time which is t2 minus t1. So this is equal to change in displacement upon the time interval in which the displacement is taking place. थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में लेना चाहेंगे हम यहां पर। वेलोसिटी में पहले वेलोसिटी u थी, बाद में वेलोसिटी v हो चुकी है, तो एवरेज निकालना बहुत सिंपल है, u प्लस v अपॉन 2। लेकिन मैंने यहां पे वर्ड यूज किया वेरिएबल वेलोसिटी, बार बार वेलोसिटी आपके बदलते जा रही है। अब बार बार वेलोसिटी अगर बदलती है तो लेट अस से एक पर्टिकुलर पोजीशन पर इट वाज एट दिस पोजीशन x1, बाद में पोजीशन कौन सी होगी x2, टाइम यहां पे कितना था t1, यहां पे टाइम कितना हो चुका है t2। ये आपका पॉइंट 0 ओरिजिन जहां से मेजर कर रहे हैं, और इस प्रकार की सिचुएशन है। तो पहले का डिस्प्लेसमेंट में यहीं से मेजर करूंगा ना, आई मेजर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम फिक्स पॉइंट। ये डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, इट इज x1, बाद में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया x2। आई एम रिप्रेजेंटिंग इट बाय अ वेक्टर which is directed from origin, from the initial position to the location, initial to the location. तो फाइनल कितना है x2, इनिशियल कितना है x1, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, एंड टाइम कितना लग गया t2 माइनस t1। तो इसको हम बोलते हैं डेल्टा x का मतलब लेंगे हम चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और डेल्टा t का मतलब होगा द टाइम इन विच द चेंज इज टेकिंग प्लेस। सो डिस्प्लेसमेंट, change in the position, that is displacement upon time, ये बन गया आपके एवरेज वेलोसिटी। वेल, ये सिचुएशंस को अपन बाद में भी डील करेंगे, लेकिन कंटिन्यूअसली अगर वेलोसिटी बदलते जा रही है तो उसके लिए मेथड है जिसको मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उसको आप बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बोलेंगे आप उसको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट एट अ पर्टिकुलर पोजीशन अलोंग इट्स पाथ, उसको बोलेंगे आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहां पर मैंने एवरेज वेलोसिटी निकाला है इस इंटरवल में, इतना ध्यान रखेगा। आई फाउंड द एवरेज वेलोसिटी इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल, एवरेज वेलोसिटी इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो दिस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन द टाइम इन विच द डिस्प्लेसमेंट इज टेकिंग प्लेस। मैं रिपीट कर रहा हूं, यह है एवरेज वेलोसिटी इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल। द साइन कन्वेंशन which we follow here is, if the particle is moving towards right, आपकी वेलोसिटी रहेगी पॉजिटिव, टुवर्ड लेफ्ट इट विल बी नेगेटिव। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसी प्रकार से हम कन्वेंशन यूज करते हैं। सो वेलोसिटी डायरेक्टेड टुवर्ड राइट इज पॉजिटिव, टुवर्ड लेफ्ट
is negative. So आपको ये साइन का इंटरप्रिटेशन करने आने चाहिए, what it exactly means. ये साइन का इंपॉर्टेंस बताने के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक छोटा पॉइंट में डिस्कस करूंगा. ये है आपका एक्स कोऑर्डिनेट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्स कोऑर्डिनेट? मैं बाद में और डिस्कस करूंगा इसको. एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट along the x axis. इसको बोलते हैं हम एक्स कोऑर्डिनेट. पार्टिकल का डिस्टेंस है 3 टूवर्ड राइट, तो मैं बोलूंगा द एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू +3. x इज इक्वल टू -2 का मतलब यह होता है कि पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है? 2 है, 2 मीटर्स है, मान लेते हैं 2 मिनट्स है, एंड इट इज टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, एंड इज टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन. तो ये एक्स कोऑर्डिनेट जब आप यूज करते हैं तो इसका कन्वेंशन आपको समझ में आनी चाहिए कि उसका नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है. जब मैंने बोल दिया है कि एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू +3, मीनिंग बहुत क्लियर है कि पार्टिकल कहां पर है. इट इज अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर्स टुवर्ड द राइट ऑफ दिस ओरिजिन. जब मैं बोलता हूं कि एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू -2, इसका मतलब क्या होता है? पार्टिकल कहां पर है या पॉइंट कहां पर है? डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स, डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स टुवर्ड्स द लेफ्ट फ्रॉम डेफिनेटली द ओरिजिन. तो इसका इंटरप्रिटेशन आपको डेफिनेटली करने आनी चाहिए, व्हाट इट एग्जैक्टली मीन्स. इसको फिर अपन बाद में डिस्कस करेंगे. प्रॉब्लम नंबर 11 में प्रॉब्लम नंबर 10 इसको समझने की कोशिश करेंगे. यहां पर a car moving along the x-axis, it moves from O to P in 18 seconds and returns from P to Q in 6 seconds. What is the average velocity and the average speed of the car in moving from O to P and O to P and back to Q? एक काम करेंगे हम. Diagram is always helpful. Do remember? This is the origin here. यहां आपका पॉइंट Q है. डिस्टेंस यहां पे मार्क कर लिया है टू बी इक्वल टू 240 मीटर्स. P पे मार्क किया गया है इक्वल टू 360 मीटर्स. और एक बात है, फ्रॉम O टू P ये डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको टाइम लग गया है 18 सेकेंड्स, एंड फ्रॉम P टू Q आने के लिए उसको वक्त लगता है इक्वल टू 6 सेकेंड्स. आपको निकालना है द एवरेज स्पीड फ्रॉम O टू P. अब आप देखेंगे, एक बात समझ लेंगे, एवरेज स्पीड फ्रॉम O टू P. यहां पे स्पीड एंड एवरेज एंड द वेलोसिटी विल रिमेन सेम फॉर सिंपल रीजन. पार्टिकल इज ट्रैवलिंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन. किसी भी जगह पे उसकी डायरेक्शन बदली नहीं है. तो मैं ऐसा बोलूंगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम. डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने? इक्वल टू 360, और वक्त कितना लग गया? 18. सो दिस विल बी इक्वल टू 20 मीटर्स पर सेकेंड. ये होगी एवरेज स्पीड. और आप वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं, again the same thing. Displacement is again same 360. Time उतना ही लगेगा. So definitely the velocity will also be same. It is equal to 20 meters per second in both the cases. Second part is more important here. अब जैसे मैंने बताया था आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि पार्टिकल का मोशन कहीं से भी चालू होने दीजिए, और इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंडिंग एट पॉइंट बी. पॉइंट बी पे आने के लिए कोई भी पाथ लेने दीजिए आप, आपका डिस्प्लेसमेंट कैसा रहेगा? इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी. वेल, तो यहां पर मुझे क्या चाहिए? आई नीड एवरेज वेलोसिटी व्हेन इट मूव्स फ्रॉम O to P and then from P to Q.
जैसे चेक कर लेता हूं, फ्रॉम O to P एंड बैक टू Q। आपको यहां पे निकालना एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के बारे में अगर बात करेंगे, इट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, कवर कितना किया, 360 पहले कवर किया, और 360 से यहां पर आता है तो मैं बोलूंगा 360 माइनस 240 दैट इज इक्वल टू 120। तो टोटल डिस्टेंस पहले कितना कवर किया, 360 कवर किया, और बाद में डिस्टेंस कितना कवर किया, इट इज 120। यहां से यहां तक आने के लिए वक्त कितना लग गया, 18 सेकेंड्स, और उसके बाद में यहां से यहां तक जाने के लिए 6 सेकेंड्स। तो दिस इज इक्वल टू 480 अपॉन 24। सो दिस विल बी इक्वल टू 20। तो स्पीड का जहां तक सवाल है, इट इज 20 मीटर्स पर सेकेंड एवरेज स्पीड। अब एक बात ध्यान में रखेंगे, अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है तो मैं निकालूंगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट है ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 240। तो मैं यहां पर ऐसा लिखूंगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में लिखूंगा। आपका डिस्प्लेसमेंट हो चला है, यहां से यहां जाके फिर यहां पर आ गया। इनिशियल इज दिस, फाइनल ये है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 240। क्यूब पे कैसा भी पहुंचने दीजिए, इंपॉर्टेंट ये है रीच नाउ क्यूब। तो मैं बोलूंगा डिस्टेंस कितना है, 240। तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, वक्त कितना लग गया, यहां से यहां तक जाने के लिए उसको वक्त कितना लग गया, 18 सेकेंड्स। यहां से यहां आने के लिए 6 सेकेंड्स। द टोटल टाइम इज इक्वल टू हाउ मच, इट विल बी 18 प्लस 6। तो ये रहेगा 240 अपॉन 24। तो आपका आंसर आएगा इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। यू शुड नोट द डिफरेंस हियर। मेरे ख्याल से इस एग्जांपल में पूरी क्लियर हो जाती है आइडिया व्हाट यू मीन बाय स्पीड एंड व्हाट यू मीन बाय एवरेज वेलोसिटी। यहां पर सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, यहां से यहां तक 360 हो गया। 360 में 120, 360 120 कितना हो गया, 480। वक्त कितना लग गया, 18 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 24। वेलोसिटी निकालने में डिस्प्लेसमेंट चाहिए। यहां से स्टार्ट हो गया और यहां पहुंच गया, तो मेरे लिए डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, 240। लेकिन वक्त कितना लग गया उसको, यहां से यहां पर गया, उसको वक्त लग गया इक्वल टू 18 सेकेंड्स। फिर यहां पर आ गया 6, टोटल कितना हो गया 24। सो अल्टीमेट द आंसर इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड। दैट्स व्हाट यू गेट। So well, velocity is 10 and the speed is equal to 20. हाँ. Illustration number 11, आप खुद उसको समझने की कोशिश कर दीजिए आप। The solution is given. Number 12 को मैं डील करता हूं। A non-stop bus goes from one stop to the another. Speed है 54 kilometers per hour, and the same bus returns from the second stop to the first station. with a stop of इसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। और नंबर 12 के लिए देख लीजिए हाउ इट वर्क्स। एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट चले गई है 54 किलोमीटर पर आवर, रिटर्न आ गई हो विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, और आपको यहां पे निकालनी है द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला अपन वही यूज करेंगे पहले। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस s1 प्लस s2 अपॉन t1 प्लस t2। एक बात तो समझ में आती है कि ये डिस्टेंस s है तो ये भी डिस्टेंस s रहेगा। तो मैं यहां पर इसको लिख लेता हूं s प्लस s अपॉन t1 प्लस t2। तो यहां पर मैं लिखूंगा इक्वल टू 2s अपॉन t1 प्लस t2। अब व्हाट इज t1 इक्वल टू, दिस टाइम t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, वेल एनीवे वेलोसिटी की जगह मैं स्पीड ही लिखता हूं, इट्स बेटर।
So your T1 is distance is equal to S and the speed is equal to 54 kilometers per hour. Second इसमें this is equal to S, speed is equal to 36 kilometers per hour. तो एक काम करेंगे अपन की सब्स्टिट्यूट करेंगे. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 times S और यहां पर ये रहेगा S अपॉन 54 प्लस S अपॉन 36. यहां पर एक काम करेंगे हम, आई टेक आउट दिस S कॉमन, तो ये रहेगा 1 अपॉन 54, 1 अपॉन 36. S and S will get cancelled and the average speed is equal to 2 into 54 into 36 plus 54 plus 36. 54 plus 36 कितना रहेगा? This will be equal to 90. So well, anyway, it is 2 into 54 into 36 upon 90. ये 10 में जाएगा. 90 यानी ये होगा 6 and this will be equal to 12 into 3.6. इससे आपको जो भी रिजल्ट मिलता है, you get the answer to this. आंसर निकालने का तरीका मेरे ख्याल से इट इज व्हाट, वेल मल्टीप्लाई, सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं. आई थिंक दैट विल बी बेटर. दिस इज व्हाट 6, 3, 12, 7, 2, 13, 4. डेसिमल पॉइंट यहां पर आएगा 43.2. आंसर आनी चाहिए. That's the answer, 43.2 kilometers per hour. स्पेशली यहां पे डिस्टेंस के बारे में बात ही नहीं किया, लेकिन अपन ने अज्यूम कर लिया कि डिस्टेंस कितना S है. रिटर्न में भी S रहेगा, S1 प्लस S2 एंड S प्लस S. दिस इज व्हाट यू गेट. S के बारे में सोचने की जरूरत नहीं आपको. S एंड S has got cancelled अल्टीमेटली और रिजल्ट आपको मिला है 43.2. I think the point is very clear to all of you. So well, यहां पर अभी एक ही प्रॉब्लम मैं असाइनमेंट के लिए देता हूं आपको, जस्ट वन प्रॉब्लम. और एंड द प्रॉब्लम इज नंबर 4. इसका आंसर भी बता देता हूं आपको. द आंसर इज average speed is equal to 3 meters per second. Average speed is equal to 3 meters per second and the average velocity is equal to 0. Well, anyway, you can attempt it. और मेरे ख्याल से प्रॉब्लम जो पहले के जिनको फर्स्ट अटेम्प्ट में समझ में नहीं आया तो प्लीज फिर से उसको आप एक बार रिपीट करेंगे, एक बार लिख के देखेंगे आप. सॉल्यूशन जो दिए गए हैं तो उसमें आप एक आदत कर लो टू सॉल्व द प्रॉब्लम योरसेल्फ विदाउट लुकिंग एट द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन की तरफ ध्यान नहीं देंगे, उसको देखेंगे नहीं आप, उसको बिना देखकर आप सॉल्व करने की कोशिश करो और जो भी गलतियां आप करते हैं वो तो आपको सॉल्यूशन में देखी जाएंगी. तो खुद आप अटेम्प्ट करेंगे तो प्रॉब्लम समझ में आते हैं. डोंट गो फॉर एनी सॉल्यूशंस. सॉल्यूशन को देखने से आप खुद का दिमाग यूज करना बंद कर देते. दैट्स द डिफिकल्टी. सो वेल, आपके रजिस्टर में जितना भी असाइनमेंट है उसको अभी कंप्लीट करना चालू कर देंगे. द नेक्स्ट टॉपिक विल बी ऑन एक्सीलरेशन और उसके साथ काइनेमेटिकल इक्वेशन है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स फिर से चालू हो जाएंगे. सो वेल, एनीवे, थैंक यू.